हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपका देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, एक फर्मी-डिराक सांख्यिकी। ये दोनों टॉपिक में से एक कन्फर्म आएगा भाई 4 नंबर का। ठीक है, ये मान के चलना और इसको अच्छे से मन करके पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखो। उससे पहले बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी मतलब बोस पार्टिकल क्या होता है, बोसोन क्या होता है, ठीक है, और फर्मियोन क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं पहले। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोसोन क्या होता है। देखो, बोसोन और फर्मियोन परमाणु होगा। परमाणु को दो टाइप में डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, ऐसे दो पार्टिकल, जैसे एक तो बोसोन पार्टिकल, एक फर्मियोन पार्टिकल। बोसोन पार्टिकल क्या होगा, जिसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं वो सम आ जाए तो क्या है, ये बोसोन है। अगर विषम आ जाए तो क्या है, फर्मियोन है। पहली बात समझाई। बात आती है जब परमाणु की। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट जैसे मान लो सोडियम है, परमाणु है ना। ऐसे देखो, ये एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, ध्यान समझना। ठीक है, और अच्छे से क्लास की तरह देखना, मन लगा के। ठीक है, समझ में आएगा हर एक चीज़। देखो, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में होता ही देखो, न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो तो परमाणु की बात थी। परमाणु होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होगा, और जब नाभिक की बात आए तो उनमें और उसमें ओनली फोर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सम है उनका योग तो क्या है, वो बोसोन है। अगर विषम है तो क्या है, अपना फर्मियोन है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लो ये थोड़ा सा। ठीक है, बोसोन और फर्मियोन की पहचान की, जैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर का तो फिक्स है, जो भी मैंने बताया क्वेश्चन 4 नंबर के लिए लड़ाई करनी है। 4 नंबर के लिए मैंने आपको कुछ टॉपिक पहले, इससे पहले वाले वीडियो में बता रखे थे, और कुछ इसमें बता दूंगा 1-2 नंबर के। ठीक है, तो आप समझना 6 नंबर की वीडियो हो सकती है पेपर के लिए। ठीक है, तो बोसोन व फर्मियोन की पहचान कीजिए। तो जैसे लिथियम है, लिथियम, कार्बन और लिथियम प्लस, ये मतलब कि इनका एग्जाम्पल से बताइएगा। देखो, जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल लिथियम ले लिया। लिथियम देखो ऐसा होता है ना, जेड, जैसे मान लो ये होता है एक्स होता है, ये जेड होता है, और ये क्या होता है ए। ऐसा होता है ना, ए यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब तो वैसे नई बुक में यहाँ पहले यहाँ पे लिखा होता था, आपको इतना मैं बताता हूँ। देखो, ये क्या है ए, तो ये क्या हुआ है, जेड है। ये क्या है, ए। जेड क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। ए क्या होता है, मतलब कि द्रव्यमान संख्या। लेकिन ए में से अगर हम जेड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब देखो इसको हम पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ, देखो भाई एग्जाम्पल देखो, लिथियम है। लिथियम पे देखो, लिथियम में 3 तो क्या है इसका, ये जो नीचे होता है वो तो क्या होता है मैंने बताया, ये तो जेड है। जेड क्या है, 3 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 6, और जो न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 6 माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। अब देखो, अगर ये ऐसा है ना जेड एक्स ए, तो ये जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही किसकी संख्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस लिखा है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेगा तो आपको इसको देखना है, प्लस लिखा है। प्लस से मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मतलब दानी आदमी, मतलब देगा जब भी तो प्लस आएगा, और लेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसके पास था तो इलेक्ट्रॉन 3, लेकिन इसने एक दान कर दिया तो कितने बचे इसके, 2। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 3, न्यूट्रॉन की संख्या 3। 3 और 3 कितना, 6, 6 और 2 8, और 8 की संख्या है सम, और सम कैसा है, बोसोन का है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलो, जैसे कार्बन है। कार्बन पे देखो प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, हलवा हो जाएगा बिल्कुल। देखो देखो, प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 6। न्यूट्रॉन की संख्या 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 कितना हो गया, 18, जो कि क्या है, सम है। सम है तो बोसोन हो गया। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्या है, जैसे लिथियम। ये तो हाँ, लिथियम इसमें 7 है। ठीक है, मैं सोचा ये दोनों सेम ही हो गए क्या। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 7 था। मैं इसको 1 मिनट, देखो आगे देखो, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 3, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या करना है, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। और अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 7, सॉरी 7 क्यों, 3,
और एक दान कर दिया ना इसने, एक माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, तो 2 3 और ये कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 क्या है विषम, तो क्या है ये फर्मियोन। समझ में आ गई होगी बात, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, राहुल देखा इस वीडियो को, ठीक है, और कौन कौन है, खुशी, कोमल, ठीक है, नाम इसलिए बोल रहा हूँ, कमेंट आने चाहिए, ठीक है, मेरे को पता लग जाए किसने वीडियो देखी है, ठीक है, कुमकुम, ठीक है, प्रीति और रिंकी, मनीष और कौन सा रह गया, और अरे जसविंदर और हिमेश है, क्या नाम है, चलो ठीक है, समझना वो वीडियो नहीं देखेगा, वैसे देखेगा तो बोलेगा क्लास में, चलो देखते हैं, आप समझ जाना, बात बोलना चाह रहा हूँ, मतलब पढ़ना है आपको, ठीक है, छुट्टी को फायदा मतलब यूज होना चाहिए आपका, ठीक है, तो ये अब इसमें मैंने आपको पहले आपको बता दी इस बारे में, ठीक है, आज अब देखिए आपके मैंने बुक से क्लिप काट के आपको बताने की कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो, तो बोस-आइंस्टीन की पालना करने वाले कणों का पृथक्करण क्या होता है, पूर्णांक, ये हम पढ़ेंगे। बोसोन सम संख्या के फर्मी कणों से मिलकर बने होते हैं। और क्या कह रहे हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी के पल करने वाले क्या होते हैं, फर्मियोन पृथक्करण, इसका क्या होता है, अर्धपूर्णांक, ये पढ़ेंगे आगे, लेकिन अब फिलहाल मैं ओनली फॉर एग्जाम्पल पाना चाहता हूँ। देखो ये इस एग्जाम्पल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बोसोन हो गया, क्योंकि क्या है ये इवन है, मतलब सम है, ठीक है, सम है। ये फर्मियन क्यों हुआ, देखो 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, और ये बोसोन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 और 2 4, मतलब सम है, बोसोन हो गया। और देखो ये पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फर्मियन होते हैं, ठीक है। और लिथियम ये क्या हो गया, 2 3, तो इस पे प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया 6 और 2 8, अभी कराया था ना इसको, तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों तो हम कर चुके हैं, और ये भी हमने, ये वाला भी कर लिया था शायद, है ना, हीलियम वाला। चलो कोई बात नहीं, जो भी है, मैं आपको बस ये बताने के लिए लगाया ये, अब समझ जाओ कि बुक का है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे चलो, अब ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, ठीक है। बोसोन पार्टिकल पे जो सांख्यिकी काम करती है वो बोसोन, अब मैं बोलता बोसोन कौन से होते हैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब सुनो, ध्यान समझना, बोस मतलब नोट्स ऐसे बना रखे हैं कि आप समझ जाओगे कि हाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, आराम से समझना। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को एस.एन. बोस व अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, तो इसका तो बोस आ गया और इसका आइंस्टीन, तो बोस और आइंस्टीन को मिला के क्या बना दिया, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। इसलिए इस सांख्यिकी को क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी बोसोन कणों के लिए लागू होती है। अब आपसे पूछना था कि बोसोन कण कौन से होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया, क्या, जिसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या आ जाए, सम आ जाए, वो क्या, बोसोन। तो इन पार्टिकल के लिए कौन सांख्यिकी, बोसोन, ठीक है। आगे चलो, और बोसोन वे कण होते हैं जिनके चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक होती है, ये हम पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला आगे पढ़ेंगे। तो देखो S इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे 0 हो या 1 2 3 इसके मल्टीपल में होगा, और ये क्या कह रहा है, चक्रण पूर्ण संख्या, जैसे अगर मैं बोलूँ चक्रण क्वांटम संख्या इस मतलब कि 0 1 2 3 ऐसे होती है, मतलब S बोले तो स्पिन होता है, तो बोसोन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे होती है, और ये मैं बोलूँ तो एच कट, चलो आगे आएगा तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल देखो इतना याद रखना, बोसोन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या ये होती है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में परिभाषित फलन कैसा होता है, सममित होता है। सममित वैसे वही बात है, आएगा तो सब आ गया, जैसे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा, इसका मतलब ये सममित होता है, ठीक है, मतलब एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे और फिर एफ एक्स आ जाता है, सममित, ठीक है। तो क्या अगर बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी पाउली अपवर्जन के नियम का पालन नहीं करती, क्या कहता है इसमें कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार एक ही कक्षक में 2 या 2 से अधिक कला बिंदु या कण भरे जा सकते हैं, मतलब कि एक कक्षक में जैसे ए भर दिया तो बी भी भर सकते हैं, सी भी, ऐसे एक से ज़्यादा पार्टिकल हम भर सकते हैं, ठीक है, कण भरे जा सकते हैं। आगे चलो, देखो इसके बारे में कंफ्यूज मत होना, मैं जैसे इनका डिफरेंस बताऊंगा ना, जैसे मैंने मैक्सवेल पढ़ा रखा है आपको, मैक्सवेल और बोसोन और फर्मी डिराक सांख्यिकी, ठीक है, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। आगे चलो, तो अब फिलहाल इस पे ध्यान देना है, ये कैसे क्या हो रहा है। गणितीय विश्लेषण, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के स्थूल निकायों के लिए गणितीय फलन को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको याद रखना है कि एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन में क्या होता है, ए ई की पावर, ऐसे वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ई की पावर में ई आई अपॉन में के टी माइनस का 1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, चलो मतलब जी आई अपॉन में एन आई, ठीक है, ये आपको याद रखना तीनों का, ठीक है, ये इनका
वितरण फलाना। अब देखो इसमें आपको मैं बताऊं, जैसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। जैसे भाई ये एक स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है, ये कमरे हैं इसके, ठीक है। एन है ना, एन आई वो तो है बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जी आई है ना, जी आई जी आई जी आई वो है कमरों की संख्या। कमरों को क्या बोल सकते हैं, कक्षक बोल सकते हैं, कक्ष। कक्षों की संख्या क्या है, जी आई। एन आई क्या है, स्टूडेंट की संख्या, ठीक है। अब देखो बीच बीच में या डिस्टर्ब करेगा आपको, तो मैं पहले बोल रहा हूँ, जब डी मतलब जी आई का अब डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, तो ये कमरों की संख्या है, तो इसका क्या आ जाएगा, मतलब कि 0 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और अगर हम चलो अभी आगे आएगा तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहूँ। वैसे हमने मैक्सवेल में किया था इसको। देखो जी आई क्या है, कक्षकों की संख्या। ई आई क्या है, आयत अवस्था की ऊर्जा। ए क्या है, नियतांक है। एन आई कला बिंदुओं की संख्या। आई सूक्ष्म अवस्था, ठीक है। और टी टेम्परेचर के बोल्ट्जमान नियतांक। तो माना आई वी अवस्था के लिए कला बिंदुओं की संख्या क्या है, एन आई, ठीक है। कला बिंदुओं की संख्या मैं बोलूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्कूल से समझते चलना इसको। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार आयविक अवस्था में ऊष्मागतिकी की प्रायिकता, ये प्रायिकता का फॉर्मूला, ये एन आई और ये प्रायिकता, ठीक है। अब प्रायिकता क्या होगी, डब्लू, इसको डब्लू से लिखते हैं ना, डब्लू आई इज इक्वल टू क्या लिख रखा है, जी आई, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो जी आई ब्रैकेट जी आई प्लस एन आई माइनस का 1 और ये फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है, जी आई फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको भाई याद ही रखना है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार ऊष्मागतिकी की प्रायिकता ये होती है, ठीक है। माना स्थूल निकाय के लिए एक कला समष्टि है। स्थूल निकाय आपको पता है, स्थूल निकाय क्या होता है, बड़ा निकाय, सूक्ष्म, और निकाय क्या होता है, सूक्ष्म और मतलब छोटा निकाय, और जिसका आयतन क्या है, एच है, ठीक है। इसमें उपस्थित एक कक्षक का आयतन क्या है, एच क्यूब, ठीक है। अतः कला समष्टि में उपस्थित कणों की संख्या क्या है, देखो थोड़ा समझना भाई। अगर मैं बोलूँ आपको टोटल आयतन निकालना है, आयतन मैं बोल रहा हूँ कितना है, एच का क्यूब, एक कमरे का आयतन एच क्यूब, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये मान चल रहा हूँ। और मैंने बोला जी क्या है, जी कमरों की संख्या। तो टोटल आयतन ऐसे तो आएगा, एच इक्वल टू जी इंटू एच की पावर 3। तो लेकिन मैंने क्या निकालना है, जी, जी निकलेगा तो क्या, एच अपॉन में एच की पावर 3। उम्मीद करता हूँ ये, हाँ ये स्मॉल एच है, मैं दोनों एच एस में, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलो, ये समीकरण 2 तक हो गया। अब सुनो, समीकरण 1 में ये था, यही था, ये नहीं था। देखो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में देखो ये जी आई था, ठीक है, जी आई, और यहाँ पे भी जी आई, ठीक है। यहाँ लेकिन जी आई फैक्टोरियल था, यहाँ जी आई फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी आई माइनस का 1, जी आई माइनस का 2। लेकिन आपको इतना नहीं करना, बस इतना करना है, एक मिनट, अरे यार कितने यार, जी आई माइनस का 1 और ये फैक्टोरियल ऐसे करना है, किसकी जगह, इस नीचे वाले जी आई की जगह, ठीक है। तो देखो ये कर दिया ना, जी आई प्लस एन आई माइनस का 1, एक मिनट रुकना भाई। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे देखो इसको कैसे करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से डब्लू आई बराबर क्या बताया, जी आई प्लस में एन आई माइनस का 1 फैक्टोरियल, जी आई माइनस का 1, और यहाँ पे क्या लगा दे, फैक्टोरियल। ये बस चेंज किया है, क्यों, जी आई से जी आई कट गया। अब जी आई प्लस में ये एच टी लिख रखा है, ये एच टी लिख रखा है, ठीक है। इसको समीकरण 3 रख दिया। अब आगे समझ में आएगा, देखो संपूर्ण निकाय के लिए, संपूर्ण निकाय के लिए क्या करना होता है, मैंने बताया कि डब्लू सब संपूर्ण के निकालेंगे तो प्रायिकता क्या करना है, आई, जैसे मैंने बोला है मल्टीपल में होगी सभी प्रायिकता, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे x1 x2, जैसे xn लिख देता है, यहाँ पे xn लिख देता, इसका मतलब क्या है कि w इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 ऐसे। पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मैंने बताया क्लास में अच्छे से। और समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड, ठीक है। ये अंतर होता है इसमें। और मैंने बताया है कि पाई का जब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो पाई किस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है बताओ, समेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे चलो, कुछ नहीं बताओगे, ऐसा लगता है तुम्हारी आवाज़ आने वाली। नोट देखो नोट में ये बता दिया मैंने, समीकरण 4 संपूर्ण निकाय के लिए
पाई लगा दिया, जैसे संपूर्ण निकाय के लिए समेसन, या संपूर्ण निकाय सतत के लिए क्या लगाते थे हम, समाकलन लगाते थे, ठीक है, वही बात है। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई x1 x2 x3 x4, ये हो गया। तो देखो log s इज इक्वल टू क्या हो गया, log, ये मल्टीप्लाई में तो आपको बता रखा है, log क्या होगा, m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस में log n हो गया। तो एक से ज़्यादा m n था, यहाँ पे m n o p हो गया, तो फिर प्लस में क्या हो जाएगा, log o प्लस log p, ये होगा बस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे यही बात बता रखी है, हो गया यहाँ क्लियर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं log s इज इक्वल टू समेसन, ये नोट डाल के बाद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये ओहो, ये वाली इस चीज़ को समझना, फिर समीकरण 4 को दोबारा उठा के लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। तो इसको समेसन, अब जब लोग ले लिया तो ये किसमें, ये सभी को मैंने ये बताने की कोशिश की, ये पाई से ऐसे कैसे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये देखो क्या करूँ, देखो एस पाई ये लिखा, ये लिखा, फिर ये ऐसे लिखा। अब इसको शॉर्टकट में तो ये ऐसे तो लिखोगे, क्योंकि जैसे समेसन log e x1 log e x2, ऐसे ही ये 4 तक लिखोगे, समेसन का मतलब तो यही तो है। तो एक बात क्लियर हो गई होगी, मैं ये चाहता हूँ आप समझ में आ जाए आपको क्या, कि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब लोग लोगे तो लोग जो पाई का क्या बन जाएगा, समेसन में चेंज हो जाएगा। तो समीकरण 4 का लघुगणक लेने का, तो देखो समीकरण 4 ये है, समीकरण 4 का लॉग लिया तो देखो क्या हो गया, देखो यहाँ पे फिर एक मिनट इसको थोड़ा सा क्या, देखो लोग यहाँ पे भी लोग लिखो, लोग और यहाँ पे भी लोग, ठीक है। लोग का यहाँ पे क्या बन रहा है, समेसन बन रहा है, ठीक है, समेसन बन रहा है। तो लोग जी आई प्लस में एन आई माइनस का 1, फिर माइनस लिखोगे log जी आई माइनस का 1 और एन आई फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फैक्टोरियल। अब ये किस में है, मल्टीप्लाई में, फिर दोबारा करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो आराम से बताऊँ तो मैं, ये चीज़ आपको समझ में, कुछ स्टूडेंट को तो आ गई होगी, मेरे को पक्का पता है, कोमल खुशी आ रही होगी ना समझ में भाई, ठीक है। तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये तो ऐसी चीज़ लिख दिया मैंने, ये फिर जैसे ही मैंने माइनस किया तो ये आएगा माइनस में। अब सोचोगे कि ये कैसे हो रहा है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोग जैसे मैंने बटे वाला किया तो क्या आएगा, लोग पहले इसको ऐसा ऐसा लिख रहा हूँ, जी आई माइनस का 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। अब ये इसका आगे माइनस है, लेकिन माइनस को ना लिखूँ तो माइनस कैसे रहेगा, तो लोग एम इंटू एन क्या बताया मैंने अभी, लोग जी आई माइनस का 1 फैक्टोरियल और प्लस लोग एन आई, ऐसे लिखूँगा एन आई फैक्टोरियल। लेकिन ये माइनस को जैसे अंदर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये स्टेप को देखो, अब आप समझ जाओगे, ये स्टेप को देखो, ठीक है, हो गई होगी क्लियर, देख लेना। आगे चलो, स्थूल निकाय की अवस्था के लिए तो जी आई का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा, एन आई का भी एक से ज़्यादा, मतलब क्या, स्थूल निकाय बड़ा निकाय, बड़ा निकाय मतलब बड़ा स्कूल तो स्टूडेंट भी ज़्यादा और कमरे भी ज़्यादा, समझ में आ गई। आगे चलो, तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, log w, तो समेसन log e जी आई प्लस में एन आई फैक्टोरियल 1 माइनस log जी आई माइनस का log। अब एक बात समझनी, आपको बस स्टेप देखते जाना है कि कौन सी स्टेप मैं कैसे लिख रहा हूँ, बस देखो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, एक से बहुत ज़्यादा किसकी वैल्यू, जी आई की, एक से बहुत ज़्यादा एन आई की, तो जी आई एन आई बहुत ज़्यादा है ना किससे, एक से, तो इसको नगण्य मानकर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ पे भी इसको नगण्य मानकर छोड़ दिया, और ये ऐसा कैसे लिख ही दिया। क्लियर तीनों स्टेप, आगे चलो भाई, शाबाश, वेरी गुड। और स्टेलिंग फॉर्मूला ये आपको मैंने प्रूफ भी करवा रखा है, ठीक है, प्रूफ करवा रखा है, प्रूफ आप इसको देख सकते हो कैसे आता है और ये होता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे किया। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये लॉग ऐसा आ रहा है ना, लॉग फैक्टोरियल, ये यहाँ पे स्टेलिंग फॉर्मूला लगाओ, जैसे मैं लगाता हूँ, ठीक है। लॉग बोरिंग हो गए एक कलर से, लॉग मैं ऐसे लिखूँगा ना, देखिए एन बोले तो ये जी आई प्लस में एन आई और लॉग जी आई प्लस में एन आई और माइनस का एन बोले तो जी आई प्लस में एन आई, ठीक है। तो इसकी जगह ये लिखेंगे हम, समझ में आ गया कौन से फॉर्मूले से, ये इसके अंदर लिखा है ये वाला फॉर्मूला, ये
दिख नहीं होगा, अब दिख जाएगा, दिख गया, ठीक है शाबाश। अब आगे चलो, छोटा हो जाए, शाबाश। अब देखो, अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये क्या है, जी आई, ये क्या है, ये कैसे, ये तो आपको पता ही नहीं पूरा। अब बात आती है इसको की, तो इसको कैसे लिख, सॉरी इसकी, इसके बाद ये आ गया था ना, तो जी आई लोग जी आई माइनस जी आई, ठीक है, ये आ गया, तो ये लिख दिया यहाँ पे जी आई। लेकिन ये माइनस यहाँ बाहर है ना, ये माइनस कहाँ है, ये बाहर है माइनस, और माइनस ये वाला कह रहे हैं यहाँ पे दिख जाएगा अभी, यह माइनस है, यहाँ से यहाँ तक माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो एक स्टेप ये बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब कि ड्रॉप कर दिया मैंने ये स्टेप। आगे चलो, अब लोग एन आई फिर लोग एन आई माइनस का एन आई, तो ये लिख दिया, एन लोग आई, मैंने फिर बोला है इसका क्या है, माइनस, माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, देखो कर रखा है, समझ रहे हो ना, बहुत आराम से कर रखा है पूरा एक ही चीज़, ठीक है। फिर भी आपको मैं डायरेक्ट बता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऐसा होगा, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप पूछ सकते हो। तो ये आ गया जी आई प्लस में एन आई लोग जी आई प्लस में एन आई ये उल्टा लिख दिया बस, ठीक है। अब देखो माइनस, ये इन दोनों से काट दिया, क्यों, क्योंकि देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का जी आई और माइनस का एन आई ये होगा, है ना, इन दोनों का माइनस जी आई माइनस एन आई, और ये क्या है, प्लस का क्या है जी आई, और ये क्या है, प्लस का एन आई, तो इससे ये कट गया, तो इस वजह से मैंने क्या कर रखा है कि ये से ये और ये कट गया, ठीक है। अब देखो बचा क्या, जी आई लोग और ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया समीकरण 5। अब काम की बात सुनो, ये कैलकुलेशन आप ऐसी कैसी मैक्सवेल में कर चुके हो, ठीक है, और जो कर चुके हो आता है तो भाई 2x स्पीड पे कर लिया करो इसको, ठीक है। आगे चलो, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि निकाय की एंट्रोपी ऊष्मागतिकी प्रायिकता के समानुपाती होती है। क्या कहना चाह रहा है, ऊष्मागतिक प्रायिकता, क्या कह रहा है, ऊष्मागतिक प्रायिकता एंट्रोपी के, अरे सॉरी, निकाय की एंट्रोपी ऊष्मागतिकी प्रायिकता के समानुपाती होती है। एस लोग ये होता है ना, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, कहीं कहीं पे ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं पे इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ ये वाला टर्म, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मैंने बता रखा है तो बताए रखा होगा भाई, ठीक है। कूपन नहीं बदल लेना, भूल गए हो तो। एंट्रोपी ऊष्मागतिकी की प्रायिकता के समानुपाती होती है और साम्यावस्था में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। अधिकतम होगी तो ऊष्मागतिक प्रायिकता की ऊष्मागतिक प्रायिकता भी क्या हुई, अधिकतम होगी। अधिकतम फलनों का अवकलज क्या होता है, 0। जैसे मान लो ये 10 है, 20 है, 50 है, 1000 है, 100 अधिकतम है, तो उसका अवकलन करोगे आप किसी के रिस्पेक्ट में टी के एच के, तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये बताना चाह रहा हूँ बस यहाँ पे। तो क्या होता है ये ऐसे प्रोपोर्शनल किसका होता है, ओमेगा के, ठीक है। एक मिनट, तो देखिए दोस्तों, एंट्रोपी ये हो गया एस, ऊष्मागतिक प्रायिकता ये होगी, तो एस ये मैंने बताया। तो क्या कर साम्यावस्था में एस क्या होती है, अधिकतम। अरे ये अब समझ में नहीं आया होगा ना कुछ, चलो मैं बता रहा हूँ। देख मैं कहना चाह रहा हूँ एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी का मतलब ये है कि इस कमरे में तुम ये बैठे हो, 9 10 20 जो भी तुम हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब तक टीचर ना आए, जब तो ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये चलो जैसे भी है, मतलब कि तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, जैसे कि टीचर आ जाए तुम चुपचाप बैठ जाते हो, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, वो स्थिति साम्यावस्था की है। अगर ये एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, मतलब इसका डिस्टर्ब रहना, ये पार्टिकलों का इसके अंदर क्या है, डिस्टर्ब होना। अगर कोई इसको साम्यावस्था की बोल रहा है तो क्या होगी, इसकी प्रायिकता मैक्सिमम होगी, मतलब एक जगह पाने की प्रायिकता क्या होगी, जैसे मैं बोलूँ प्रायिकता क्या है, प्रायिकता है यहाँ पे रहने की प्रायिकता। अगर यहाँ पे है कोई पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे है पार्टिकल, तो अब वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साम्यावस्था की कंडीशन में तो रह सकता है, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। तो मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई। तो इस कमरे में जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, मतलब कि डिस्टर्बेंस मतलब कि
मेरी बात समझ रहे हो? अव्यवस्था, हिंदी का शब्द यही है, अव्यवस्था। जितनी ज़्यादा व्यवस्थित जब भी रह सकते हो जब ये क्या, साम्य व्यवस्था, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे जब भी रह सकता है जब ये बातचीत ना करे। तो जब होगा, जब टीचर आएगा, तो मतलब ये उस अवस्था की बात कर रहा है जब आप साम्य में रहो, मतलब कि जब आपका एंट्रोपी में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये लड़का ये लड़का आपस में बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, समझ गए आप, ठीक है। आगे चलो। तो समीकरण 5 का अवकलन करने पर ये डेल लॉग डब्लू। तो अब देखो समीकरण 5 को आ जाओ। अब ये आया था ना, ये यहाँ पे इसका मान मैंने जीरो बताने की कोशिश की है। कैसे? कि मैंने बताया लॉग डब्लू, पहले बताया एस इज प्रोपोर्शनल किसके है, लॉग डब्लू के। और लॉग डब्लू एस क्या है, मैंने बताया ना, ये इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये जीरो आएगा। अगर ये क्या है, मैक्सिमम है, तो इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे पूरी समीकरण का, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बस ये बात बताने की कोशिश की। देखो ये लिखा समीकरण 5 का क्या करने पर, अवकलन करने पर ये यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। तो इस चीज़ को दोबारा बता दिया। आगे देखो, तो अब अवकलन करना है ध्यान से, ठीक है, ध्यान से अवकलन करना है। ये देखो यहाँ पे इसका अवकलन करोगे, ये दो दो पार्टी मतलब दो ए बी मान के फर्स्ट और सेकंड मान करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो जैसे जी आई प्लस में एन आई रखा, ठीक है। फिर लोग करोगे तो 1 अपॉन एन आई प्लस में जी आई, ये हो गया, ठीक है। फिर इनटू में अब जी आई का जीरो होगा, मैंने बोला जी आई कम रोग संख्या, एन आई क्या होगा, डी एन आई हो गया, ठीक है। तो इससे तो ये कट जाएगा, तो ओनली फॉर क्या बचाएगा, डी एन आई। फिर बचेगा इसका, पहले जी आई कॉन्स्टेंट है कम रोग संख्या समझ जाना। इसको मैं पहले इसका नहीं करेंगे, तो लोग जी आई करेंगे, उसका क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका देखो माइनस का एन आई, ठीक है। एन आई के बाद में करेंगे, पहले ये फर्स्ट सेकंड मान करना पड़ेगा, इसका भी फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट का किया तो क्या आ गया, एन आई को तो ऐसे कैसे रखा, लोग का करोगे तो 1 अपॉन में एन आई। फिर क्या करना है, ये ब्रैकेट बाहर लगा लेना, फिर प्लस, फिर एन ये लोग एन आई, और एन आई का करोगे तो डेल एन आई, डी आई या डेल डेल रख लेना जहाँ हमने डी रखा है, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये देखो यहाँ पे अब समझ में आ जाएगा, ये इससे ये कट गया, ये क्यों किया, समझ में आ गया ना, ये कैसा है। तो ये मैंने एक बार ही किया था क्या उसका, इसका मेरे को अभी वो मिट गया, इसका एक बार किया था, 2 बार कर लिया था। जैसे इसका जी आई प्लस में एन आई किया, तो इसका क्या क्या 1 अपॉन में एन आई प्लस में जी आई, और फिर मैंने जी आई का जीरो होता है, एन आई का डी एन आई होता है, मेरे हिसाब से नहीं किया। फिर इसको करोगे तो लो एन आई प्लस में जी आई, और फिर जी आई का करोगे तो डेल एन आई, ये होगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कैलकुलेशन अब देखो समझ में आएगा। तो देखो भाई ये हो गया होगा, ये आपको मैंने बताया, एन आई से एन आई कट जाएगा, ठीक है। तो अब इस कैलकुलेशन वैल्यू रखो जल्दी जल्दी, ठीक है। लेंथी वीडियो हो गई, आपको कैसे समझाऊँ, थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप पढ़ो भाई। डेल एन लोग ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया, ये एन आई सी कट गया, ये है, और ये प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन खुद भी दिमाग लगाओ, ठीक है, मेरे को उम्मीद है आप कर लोगे। समीकरण 6 आ गई। अब देखो डेल एन आई दोनों में क्या है, कॉमन ले लिया, इसमें जो बच रहा है वो क्या है, ये आ गया, और इसमें ये आ गया, बराबर में जीरो, क्योंकि बराबर में एंट्रोपी की वैल्यू क्या आ गई थी, जीरो आ गई ना, डेल एस ये, ठीक है। अब देखो ये log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n होता है। तो देखो ये कर दिया ना, जी आई प्लस एन आई अपॉन में एन आई, ये नीचे आ गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये बराबर जीरो का समीकरण 6, माना संपूर्ण निकाय की ऊर्जा है u, जो कि एक नियतांक है, अतः इसका अवकलन रूप जीरो होगा। इसकी जीरो मतलब ये ऊर्जा क्यों बोल रहा हूँ इसका जीरो, मैं बोल रहा हूँ जैसे ये है कि ये पार्टिकल है, इसका ये पार्टिकल यहाँ आ जाए, ये पार्टिकल यहाँ आ जाए, ठीक है, तो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे ना, तो ऊर्जा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ लेना, मतलब पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, हो जाता है,
लेकिन पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनकी ऊर्जा कम नहीं होती। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी मैंने पता है, ठीक है, ये पूरा दोबारा यूज हो रहा है, ये मान के चलो। डेल यू इसका अवकलन क्या, डेल यू एनर्जी कनियों पे डेल, ये एन आई क्या होता है, इसका अवकलन होगा, मैंने बोला जी आई का जीरो होता है, इसका अवकलन डेल एन आई, और ये किसके बराबर जीरो होगा, तो इसके बराबर क्या रखना है, जीरो यूज होगा, ये आगे, ठीक है, बताऊँ कैसे। माना संपूर्ण निकाय में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या n है, जो कि एक नियतांक है, अतः इसका अवकल रूप क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या है, इसका अवकल क्या होगा, शून्य होगा। तो देखो मैंने क्या कह रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक कमरा है, उसमें स्टूडेंट की संख्या मान लो 10 है, ठीक है, तो उनका अवकलन करोगे तो संख्या है तो ऐसा अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ, ये समीकरण 8 होगी। तो ये चीज़ याद रखनी है, समीकरण 7, समीकरण 8, समीकरण 8 में तो क्या बताया, डेल एन आई बराबर जीरो होगा, इसमें क्या बताया ई आई, और डेल एन आई ये क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। 8 समीकरण 7, 8, 6, 7, 8 प्रथम कोटि की विशिष्ट अवकल समीकरण है, अतः इसका लाग्रांज विधि से हल होगा। लाग्रांज विधि क्या होती है देखो, ये समीकरण 6 और 7 और 8 इनको देखना है, समीकरण 6 को किससे सेम रखना है, समीकरण 7 को किससे बीटा से मल्टीप्लाई करना है, और समीकरण 8 को अल्फा से मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो ये समीकरण 7 रही, समीकरण 6 तो देखो समीकरण 6 एच डी रखनी है, ठीक है, समीकरण 7 को किससे गुना करना है, माइनस बीटा से, और समीकरण 8 को माइनस अल्फ़ा से, और इनको जोड़ देना है, ठीक है, ये जोड़ दिया, इनको जोड़ने के बाद ये आएगा बराबर में जीरो, और डेल एन आई, ये यहाँ पे क्या लिखा है, डेल एन आई log ई जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई, ये बराबर जीरो लिखा है ना। तो देखो मैंने अभी बताया, तो समेसन डेल एन आई अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या जीरो होगा, ये जीरो होगा, फिर क्या करेंगे लोग ये, अब आप समझ जाना, जल्दी जल्दी समझो इसको, ये और ये इसके इधर जाएगा तो ये माइनस ऐसे लिखना, पहले तो बीटा ई आई प्लस में अल्फ़ा, और जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, लोग इधर होता है तो इधर तो क्या बन जाता है क्या लोग आई सॉरी, लोग इधर जाता है तो क्या बन जाता है, ई की पावर में जी आई प्लस में एन आई अपॉन में एन आई बराबर में ई की पावर क्या हो गया, बीटा ई आई प्लस में अल्फ़ा, ठीक है। इधर देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जब a प्लस में b अपॉन में c हो तो a अपॉन में c प्लस b अपॉन c कर सकते हो, तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी आई अपॉन में एन आई और एन आई अपॉन एन आई, तो जी आई अपॉन एन आई तो ये आ गया, और एन आई अपॉन एन आई ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, शाबाश आगे चलो, ये हो गया प्लस का 1 है, ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, तो अब क्या करना है आपको, इनको पलट देना है, जी आई अपॉन एन आई का एन आई अपॉन में जी आई, और इसको पलटोगे तो 1 अपॉन में ए ई की पावर में बीटा ई आई माइनस का 1, और एन आई की वैल्यू निकालोगे जी आई कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये आपका आ गया ना इक्वेशन नंबर 9। तो यही क्या है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिक गणितीय फलन को व्यक्त करता है। आगे चलो, फर्मी डिराक सांख्यिकी, यह सांख्यिकी फर्मी व डिराक नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे फर्मी डिराक सांख्यिकी कहते हैं। ये सांख्यिकी फर्मी कणों के लिए लागू होती है। फर्मी कण वे होते हैं जिनका कण क्वांटम संख्या विषम अर्धपूर्णांक होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और म्यून या टाउ, ठीक है, ये और इसके बारे में ये जो बाकी ये पार्टिकल है, ये इनके बारे में आप पीएससी फाइनल में 4th यूनिट के कंप्लीट यही है, बोसॉन और फर्मियोन, म्यून, पायोन, ठीक है। इसमें s बराबर 1/2, 3/2, 5/2, मतलब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ, इसमें क्या लिख रहा है, विषम अर्धपूर्णांक, विषम, जैसे मान लो अर्धपूर्णांक जैसे 1/2, 3/2 और 5/2, ये है अर्धपूर्णांक, ठीक है, और विषम अर्धपूर्णांक मतलब जैसे एक, मतलब ये विषम है ना, ये 1/2, जैसे कैसे बताएं आपको, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये जो संख्या है इनमें से
रुको 1 मिनट। मतलब जो हमने बोसोन पढ़ा, बोसोन में जो चक्रण क्वांटम संख्या वो कितनी थी, 0 1 2 3 4 ऐसे थी। और इसमें क्या होता है, विषम अर्धपूर्णांक, विषम होगी अर्धपूर्णांक होगी, अर्ध बोले तो जैसे 1/2 और 3/2 और 5/2 ये, ठीक है। अब चलो आगे, ये इसमें लिख रखा है तो इसमें ये होगा। फर्मियोन पाउली प्रजनन के नियम का पालन करता है और वो नहीं करता। पाउली प्रजनन के नियम के अनुसार एक कक्षक में 2 कला बिंदु हो सकते हैं, एक ही कक्षक में 2 कला बिंदु हो सकते हैं। फर्मी डिराक सांख्यिकी परिभाषित फलन प्रतिसम्मित होता है। उसमें क्या होता है, सम्मित। इसमें क्या होता है, जैसे कोई फलन है f माइनस एक्स रखोगे, इसके बराबर में क्या आएगा, f और x आएगा, मतलब माइनस का x आएगा, ठीक है। माइनस साथ में आ जाता है। अब देखिए, तो ये बात आपको मैं बताने वाला हूँ नहीं, वैसे गणितीय विश्लेषण सेम बुक का वो है ये है, बस इसमें ये एक्स्ट्रा याद करना। उसमें तो क्या था माइनस, इसमें क्या है प्लस है, बाकी सब ये चीज़ है, ठीक है। तो यह आयतन होता है, ये भी पढ़ा दिया मैंने उसमें, ठीक है। और ये भी, ये इसका ये डब्ल्यू याद रखना बस, ठीक है। उसमें इसमें अंतर क्या है, उसमें तो क्या था, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू क्या था, जी आई, और जी आई प्लस में एन आई प्लस में माइनस में 1 फैक्टोरियल अपॉन में जी आई फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। ये था एन आई -1 फैक्टोरियल, ये था भाई, ठीक है। तो फिर इसको कैसे क्या था, ये आपको डब्ल्यू याद रखना, ठीक है। तो इसका भी संपूर्ण निकाय के लिए पाई लगा देंगे साथ में, W1 W2 ऐसे, ठीक है। आगे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि उसमें गतिक प्रायिकता लघुगणक एंट्रोपी होती है। होता है ना कि भाई ऐसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोग ओमेगा के, कि कांस्टेंट आ जाता है जो समानुपाती हटाते हैं तो इसके समानुपाती होता है, ठीक है। ये आप करोगे अब मेरे कहने से पक्का, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, वीडियो लेंथी बनेगी। ये आप सब हो चुका है, उसमें सब एच डी है, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो ये, ठीक है। ये आप करना पूरा एच डी है, ठीक है। और ये कर लोगे ना, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। ये भी है, ये भी देखो अभी बताया था जस्ट 5 मिनट पहले, ठीक है। ये भी, और ये, अरे ये बताया ना अभी, कमरों की संख्या का अवकलन करोगे 0 आएगा। लाग्रांज विधि से हल करना, वो ये सेम समीकरण ये आ गया, ये आप कर लोगे, ठीक है। इसकी कंडीशन है सभी ऊर्जा, 2 नंबर क्वेश्चन मैंने बोला 4 तो फिक्स है, 2 नंबर में ऐसे देखो क्या करना, सभी प्रायिकता अवस्थाओं के लिए अधिष्ठान प्रायिकता को समझाई। अधिष्ठान प्रायिकता की बात आएगी तो आप वैसे इसको ऐसे लिखना है, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन में ई आई माइनस ई एफ और अपॉन में के टी और प्लस में 1। तो ई आई माइनस जी आई, ठीक है। ये जब टी का मान ज़्यादा होगा तो ई आई और ई एफ क्या होगा, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी क्या होगी, सेम। ये केस बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये दोनों सेम आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 में भाग के टी का दोगे तो क्या, 0 बटा के टी क्या होगा, 0। और ई की पावर 0 क्या होती है, 1, लिख दिया ना 1। और 1 + 1 क्या होती है 2, तो जी आई अपॉन में 2। तो एफ आई क्या होता है, एन आई अपॉन में जी आई, एन आई अपॉन में जी आई क्या हो जाएगा 1/2। यही लिख रखा है कि यदि ताप धनात्मक हो और ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ई आई फर्मी ऊर्जा स्तर ई एफ के तुल्य हो तो अधिष्ठान प्रायिकता कितनी होगी, एफ आई इज इक्वल टू 1/2 होगी, ठीक है। याद रखना, अधिष्ठान प्रायिकता की बात आए तो बस ई आई के बराबर में ई एफ रखना है और ये कंडीशन लिख के 1/2 करना है। अगर अब बात दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी जब 0 केल्विन टेम्परेचर और क्या कह रहा है, अब वो तो 0 से बड़ा था, अब इसमें टी के बराबर हो जाए तो ई आई लेस देन होगा किसके, ई एफ के, ठीक है। तो ई आई लेस देन होगा ई एफ के, तो अब बताओ ई आई का मान कम होगा ई एफ का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे समझना आराम से, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे ई आई माइनस ई एफ को कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस कॉमन लेके ई एफ माइनस का ई आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ई की पावर में है ना, ये ई की पावर में, तो ई की पावर में है तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो ई की पावर में है तो ई मतलब कि कम में से ज़्यादा घट गया, मतलब कि
मतलब ये क्या है, फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी का मान क्या है, ज़्यादा, और इनिशियल का मान क्या है, कम है। तो अब बताओ, ये जो भी वैल्यू आएगी ज़्यादा में से कम घट रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ई की पावर माइनस है और जो घट रहा है तो ज़्यादा में से कम घटेगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और डिवाइड किससे कर रहे हो आप, जीरो से कर रहे हो। मान लो ये 1 ही आ गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डिवाइड जीरो से कर रहे हो तो क्या आएगा, इन्फानेट आ गया, आ गया ना इन्फानेट। तो ई की पावर में माइनस इन्फानेट माना जाएगा। तो ई की पावर माइनस इन्फानेट क्या होता है, देखो समझना आप, ई की पावर माइनस का इन्फानेट होता है 1/e इन्फानेट। और ई की पावर इन्फानेट क्या होता है, इन्फानेट। और एक में इन्फानेट का भाग देते हो तो क्या आता है, जीरो। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे, यस नो, नहीं समझे तो पूछ सकते हो आप एवरी टाइम कभी भी, ठीक है। मैंने बताने की कोशिश किया है, ई आई माइनस है, ई एफ होता है, ई एफ का मान ज़्यादा है, ई आई का मान कम है। तो इसमें से माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ई एफ माइनस का ई आई बन जाए और ये पॉजिटिव बन जाए, और क्योंकि बटे में जीरो का भाग दोगे तो क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। और जैसे ही ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी आएगा उसको नीचे लेके जाओगे तो ई की पावर प्लस का इन्फिनिटी, और जो की वैल्यू देगा आपको 1, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, देखो ये 1 + 1 कितना हो, सॉरी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या दिया, जीरो दिया ना, 1/e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और ये आ गया जीरो। तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या आ गया, जीरो, प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, जी आई, क्योंकि जी आई में एक का भाग थी जी आई, तो ये आ गया कंडीशन इसके लिए। अब बात आती है, यदि यदि ताप T बराबर 0 केल्विन, तो ई आई फर्मी ऊर्जा स्तर ई एफ से क्या है, कम। ई आई अगर ई एफ से कम है तो क्या आया, अधिष्ठान जो आपकी प्रायिकता वो एफ आई की आ गई 1 आ गई, ठीक है। और इसमें अंतर देख लो, क्या कह रहा है, ये फर्मियन कणों के लिए लागू होता है, ये बोसोन कणों के लिए लागू होता है। ये फर्मियन वे कण होते हैं जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या ये होती है, और एक चक्रण क्वांटम संख्या 0 1 2 3 होती है, ठीक है। और ये पाउली अपवर्जन नियम का पालन करता है और ये नहीं करता। और ये क्या होता है, ये दोनों एक जैसे लिख दिया, क्या एक जैसे लिख दिया ना, ये प्रतिसमित होता है, प्रतिसमित में यहाँ साइन बस माइनस लगा देना, इसका आगे क्या लगाना, माइनस एफ आर होता है, और इसमें सही है ये, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता दिए, इलेक्ट्रॉन टाउ म्यून, और इसमें फोटोन ग्रेविटॉन, ठीक है। ये एग्जाम्पल ये आपको टॉपिक में क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी-डिराक सांख्यिकी तुलनात्मक अध्ययन में देखो ऐसा करना है, पूछा जा सकता है कि अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, फर्मी-डिराक सांख्यिकी, ठीक है। इनको पढ़ना पहले तो, ठीक है। अब मेरे को बता देना इसमें कौन से में आपको ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई। ये मैंने आपको बता दिया है, चक्कर बता दिया है, शून्य हो सकती है, ये भी बात कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे। जैसे एच शून्य होता है, या फिर एच होता है, या 2h होता है, 3h होता है, ऐसा होता है। ये क्या होता है, ये h/2 होता है, या h 3h/2 होता है, ये 5h/2 होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसमें मतलब कि जो अपना मैक्सवेल है उसमें तो गैस कण होता है, इसमें फोटोन, फोनोन, ग्रेविटॉन, और इसमें फर्मियोन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि होते हैं। ये क्या होता है, बोसॉन पार्टिकल, और ये फर्मियोन, और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान, ठीक है। अब मैं बोलूँ तो हाँ, ये चीज़ समझ लो, ये शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है, और शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बटे में क्या है, प्लस का एक। अगर ये जीरो भी हो गया तो 1/1 क्या होगा, 1 आएगा। कहने का मतलब है कि बीटा, अरे क्या हो गया, चलो यहाँ देखो, बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/KT, ठीक है, मतलब परम ताप पर ये क्या होता है, शून्य। तो बीटा की वैल्यू अगर ये क्या होगा, 1/, ये क्या होगा, तो फिर होगा इन्फाइनाइट, ठीक है, इन्फाइनाइट। तो ये जैसे ये लिखा ना, ये वाला टर्म, ये बात समझो, इस टर्म में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जीरो आ सकता है, ठीक है। और इस टर्म का वैल्यू जीरो हो सकती है। अब मेनली समझना ध्यान से, क्योंकि इस डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं। और इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, तो मतलब कि या एक भी हो गई या जीरो हो गई। देखो जीरो हो जाए चाहे एक हो जाए, एक में एक जुड़ेगा दो होएगा, तो जब भी 0 कुछ आएगा, शून्य तो नहीं होगा ना। अब समझ गए आप, थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपने समझ गए, ठीक है। आगे चलो,
चक्रण, इसका कोई चक्रण नहीं होता है, इनका चक्रण मैंने बता दिया। ये गैस के अणु होते हैं। मतलब ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने मतलब इस बुक से इसलिए दे दिए कि आपको याद हो। तरंग फलन अतिव्यापित नहीं होते, ठीक है। ये अभी आपको एक्सप्लेन आपको समझ में कम आएगा, अगले साल समझ में आ जाएगा। अगले साल बोले तो MSc में ही आएगा आपको, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, कण कैसे होते हैं, भेद सर्वसम, कण अभेद अभेद। मतलब इनको तो अलग बता सकते हो कि ये पार्टिकल कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं। इनमें क्या कर सकते हैं, अविभेद होते हैं। इन पार्टिकल को अलग अलग नहीं बता सकते। और इनका आयतन मैंने बता दिया, दोनों में यही था, और इसका कोई आयतन नहीं था, देख लेना चाहिए पीछे जाके, ठीक है। बस यही है, आगे चलो। और अगर इसका एग्जाम्पल समझते हो तो ऐसे समझ लो, ठीक है। इतना करके आते हो तो आपको कोई भी नंबर एक भी नहीं काटेगा। W ऐसे कर लें, W तो NI अपॉन में ये होता है मैक्सवेल में, तो ठीक है। और मतलब ये होता है ना NI और समेशन ऐसे, और ये क्या होता है, ये पाई GI पावर NI अपॉन में NI, ठीक है। ये होता है ना। तो देखो इसके मैंने एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो NI की वैल्यू 3 लो और GI की वैल्यू 2 लो। ये किसके लिए, मैक्सवेल के लिए, ये बोस आइंस्टाइन के लिए, फर्मी डिराक सांख्य के लिए। तो देखो कैसे करोगे इसको। NI अपॉन में NI प्लस में NI फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 और GI की पावर 1 N1 G2 की पावर N2, ये हो गया। अब देखो ये इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं इसको पावर में, ठीक है। मल्टीप्लाई में होता है ना पाई की वैल्यू, इसको कंबाइंड रूप से ऐसे लिख सकते हो। अब NI की वैल्यू क्या है 3 और GI की वैल्यू 2, NI की वैल्यू 3 और NI की वैल्यू 3। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर मैक्सवेल के लिए क्या करेंगे हम, तो देखो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जैसे ये 8 आ गया, तो 8 से क्या कह सकते हैं कि GI G2 GI की वैल्यू, जैसे 2 अक्षक मान लिया हमने G1 और G2। तो इसमें अगर A पार्टिकल है, 3 पार्टिकल माने ना हमने, A है तो इसमें क्या आएगा BC, इसमें B माने तो इसमें AC, C मानेंगे तो AB। अगर इसमें BC माना तो इसमें A, इसमें AC माना इसमें B, और इसमें AB माना तो इसमें C, ठीक है। और ABC तो इसमें कुछ नहीं, और इसमें कुछ नहीं तो इसमें ABC। तो टोटल कितना हो रहा है, देखो अभी मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो गया 1 2 3, 3 तरीके से, मतलब जब माइक्रोस्टेट क्या है इसकी, मैक्रोस्टेट 1, 2। अब इसमें क्या 3 हो गई, 2, 1, इसमें 2 और इसमें 1, ठीक है। मैक्सवेल में बताया मैंने ऐसे, जब आपका सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट पढ़ाई, तो ABC रखा तो इसमें खाली और 0 रखा तो इसमें ABC, तो 3, 0, 0, 1। तो इस कितनी स्टेट आ गई 1 2 और 3 और 4, ठीक है। ये मैं मैक्रो बोल तो मैक्रो क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थूल अवस्था। तो 3 और 2, 3 और 3 6, 6 और 7 और 1 8, टोटल कितनी आ गई, फॉर्मूले से भी अपनी कितनी आई थी, फॉर्मूले से भी कितनी है 8 ही आई है, देख लो, ठीक है। तो ऐसे अब इसको देख के देख लो, जैसे NI की वैल्यू कितनी रखी हमने 3, GI की वैल्यू 2। तो देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, NI की वैल्यू GI की वैल्यू 2 रखी, 3 रखी और -1, 2 और 3 5 और 1, इतना समझ जाओगे, ये भी समझ जाओगे आप। और 2 और 3 5 और -1 गया तो 4 फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया तो 1 और फैक्टोरियल 3। तो 4 कैसे लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और अपन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचा क्या 4। तो इसकी क्या आ गई, प्रायिकता 4 आ गई। तो देखो कैसे, इसमें क्या होता है अलग अलग पार्टिकल नहीं होते, एक ही पार्टिकल, जैसे ये 3 पार्टिकल ए होते हैं, मैंने बताया ना। इसमें तो क्या कर सकते थे, अंतर कर सकते थे। तो जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, अब आपको चीज़ें समझ में आ गई ना। तो अलग अलग हो गए ना ये। और इसमें क्या होता है ए, इसमें जब ए कौन सा है, ए यहाँ ए लिखा है, ये ए है। अब ये क्या पता है ये है, ये है। अब वही वाली बात है राहुल, जैसे मान लो ये लाल लुकड़ी वाली चलो छोड़ दो यार, ठीक है। समझ जाओ आप कि भाई ये ए है, ये भी ए है। तो यहाँ एक ए आ गया तो यहाँ 2 ए आ सकते हैं, यहाँ 2 ए आ गए तो यहाँ 1 ए आ सकते हैं, यहाँ 3 ए आ गया तो यहाँ खाली आ सकते हैं, या खाली आया तो यहाँ 3 ए आ सकते हैं। इसका अलावा पॉसिबिलिटी बता दो क्या है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 4 क्या आ गए 1, 2 2
3 ये 1 3 तो 4 क्या आ गई इसकी माइक्रोस्टेट आ गई, तो ये 4 आ गई। तो वही अपनी कितनी किस्सा आई थी, फॉर्मूले से आई थी। एक अगला एक लास्ट है फर्मी डिराक। फर्मी डिराक में क्या होता है, W इज इक्वल टू पाई जी आई अपॉन में जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है, जैसे हम 2 और ये 3 ये वैल्यू जैसे इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या कंडीशन आती है, 2 माइनस का 3 फैक्टोरियल, और 2 माइनस का 3 फैक्टोरियल जो बनेगा वो बनेगा 1 फैक्टोरियल, लेकिन किसका, माइनस, इसकी वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं हो रही है। तो इसे क्या कह सकते हैं, सो दैट कंडीशन इज इम्पॉसिबल फॉर फर्मी डिराक। तो फर्मी डिराक के लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, बस भाई वीडियो वैसे भी बहुत लेंथी हो गई है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को पूछना। ठीक है, और ये आप नोट कर लेना भाई। ठीक है, अच्छे से साफ साफ अक्षरों में। तो इससे आपका मैं मानता हूँ ये यूनिट में बस 1 या 2 टॉपिक मुश्किल से रह रहा है, फिर ये कंप्लीट है। अच्छे से पढ़ना घर पे। ठीक है भाई, थैंक यू।